आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो। एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम में एक ख़ुसूसी शख्सियत के साथ आज हम वक्त गुजारेंगे। आप मुसव्विर हैं, आपकी बुनियादी शोहरत मुसव्विर की है और फिर समाजी कारकुन हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं। आपकी पैदाइश 71 साल पहले बलूचिस्तान के शहर लोरालाई में हुई, लेकिन ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा लाहौर और कराची और दुनिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर गुज़रा। 1976 से इनका नाम मुसव्वरी की दुनिया में उभरना शुरू हुआ। अब तक 4000 से ज़ायद रियल और तजरीदी पेंटिंग्स तख्लीक कर चुके हैं, 1500 से ज़ायद ड्राइंग्स हैं, 1000 से ज़ायद कैलीग्राफी पीसेस हैं। अब तक अपनी तख्लीक़ात के लगभग 7 लाख से ज़ायद प्रिंट्स फलाही तंजीमों और अफराद को अतिया कर चुके हैं। 60 से ज़्यादा ममालिक में आपके प्राइवेट कलेक्शंस हैं, शहपारे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबन 120 आर्ट नुमाइशें हो चुकी हैं। अच्छे कामों और आगाही के लिए 120 से ज़ायद वॉक्स लीड कर चुके हैं। ये वॉक ऐसी नहीं कि यहाँ से सदर चले गए, बल्कि इनमें ऐसी वॉक्स भी शामिल हैं कि कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से वागा। खुसूसी अफराद और यतीमों के मसाइल से आगाही के लिए 250 से ऊपर प्रोग्राम्स और तकरीबात मुनज़्ज़म कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उन्हें अपनी फ़नी, समाजी और अमन खिदमात के इतराफ़ में 120 से ज़ायद शील्ड्स, एवार्ड्स और तमग़े मिल चुके हैं और इनमें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ भी शामिल है। थैंक यू सो मच जिमी इंजीनियर साहब। ये तो मैंने आपका पता नहीं लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया या दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की। अब गुफ्तगू में आप खुलेंगे। इतना ये सारा जो कुछ मैंने आपसे के लिए पढ़ा, इसके बाद मैं क्या पूछूं आपसे? आपका जो दिल करे वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर क्यों कहते हैं आप? क्योंकि मैं पारसी ख़ानदान में पैदा हुआ था और वो प्रोफेशन से अपने सरनेम रखते थे। मेरे फादर वाज सिविल इंजीनियर जी, और मेरे ग्रैंडफादर भी इरिगेशनल इंजीनियर थे, तो इसलिए उन्होंने अपना प्रोफेशन से नाम लिया। जैसे डॉक्टर हैं, जैसे फेमस क्रिकेटर भी हैं जी जी जी, तो उनका इंजीनियर नाम था। अच्छा अच्छा। और इंजीनियरों के ख़ानदान में ये वाहिद आर्टिस्ट है या और भी आर्टिस्ट पैदा हुए? अभी तक तो कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन मेरा एक भांजा है, वो डिजिटल आर्ट करता है, कनाडा में होता है। ओके। और अब जो मेरे एक भांजा जिसकी शादी हुई है ह्यूस्टन में, उसकी छोटी बच्ची वो पेंट करती है कैनवस पे और कमाल पेंट करती है। वो 5-6 साल की है, लेकिन वो 4-5 साल की है, लेकिन वो पेंट करती, पूरे कैनवस को पेंट करती है। आपका सफ़र भी गालिबन 5-6 साल की उम्र से शुरू हुआ जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे हम भी ज़रा ऑडियंस के, वहाँ से बात शुरू करते हैं। जी, असल में 4-5 साल की उम्र से मैं एक बड़े कागज़ पे बैठता था और पाउडर कलर्स, मेरी पेरेंट्स पाउडर कलर डालते थे और फिर पानी का कटोरा देते थे, तो मैं फिर वो कलर्स को पानी डाल के ना मिक्स करके अपनी इमेजिनेशन बढ़ाता रहा एज अ यंग चाइल्ड। और वहाँ से मेरी इमेजिनेशन और विजन बढ़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सीरियसली काम कर रहा था। तो आगाज़ तो बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन मैं सीरियस हुआ था जब मैं 15-16 साल का था। फिर मैं थोड़ा सीरियसली कर रहा था पेंट, और फिर मैंने 70s में एज अ प्रोफेशनल सोच रखी थी कि मैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। उससे पहले NCA गए थे आप? NCA में स्टडी किया है, लेकिन फाइनल ईयर में जाकर मैंने डिग्री नहीं ली। मैं फिर वॉकआउट कर गया, क्योंकि मैं डिग्री लेता तो फिर मैं जॉब की तलाश करता और फिर मैं काम पे ध्यान नहीं देता। इसलिए मैंने डिग्री ली नहीं
कि मैंने कहा मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री होती है, इन्होंने कहा कि डिग्री चाहिए ही नहीं। मतलब शुरू से ही इन्हें पक्की सड़क पे चलना पसंद नहीं था, पगडंडी अपनी। नहीं, अच्छा ये थोड़ा सा शायद एक रिवायती किस्म का सवाल है, लेकिन जैसे आपने कहा जिमी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो तो एक अलग बात है कि शायद आपके बाद अब इंजीनियरिंग के साथ थोड़ी सी आर्ट की भी डीएनए शामिल हो गई है आपकी फैमिली में। लेकिन अगर जद्दी पुश्ती एक ख़ानदान इंजीनियर्स का है और एकदम से आप जैसा बंदा आता है जो 5 साल की उम्र में चले, वो तो शौकिया कर रहा है, लेकिन उसके बाद आप चाह रहे हैं कि यार मैंने इसी राह पे चलना है, तो वालिदैन की तरफ से कुछ यूं नहीं था कि यार मतलब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना क्या पैसे कैसे कमाओगे, घर कैसे चलाओगे? नहीं जी, हर वालिदैन को फिक्र तो होती है, बिल्कुल। जो उनकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट हो, राइटर हो, पोएट हो, उनको पता है कि या फाके हो गए या शायद कामयाब होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मैं 18 घंटे काम करता था, 18 आवर्स। तो वो इटसेल्फ मेरी वालदा को सुकून था कि ये इस तरह की मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सही। मैं ख्याल वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र ये होती है, ये नहीं कि क्या कर रहा है, कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ज़ाहिर है बेशुमार हैं, अगर मैं 2 निकालूं तो ऐसा लगता है जैसे पार्टीशन जो है उसने बहुत असर किया आपकी नफ्सियात पे, और फिर मुझे नहीं पता कि इकबाल पे जो आपने काम किया वो खुद किया या वो कमीशन हुआ था, तो हम दोनों के बारे में सुनना चाहेंगे कि पार्टीशन जो है आपका फेवरेट मौजू कैसे बना, इस पे पाकिस्तान में जो काम है उसमें आपका सफ़े अव्वल में नाम लिया जाता है। असल में पार्टीशन का जो काम है वो कुछ स्पिरिचुअली अटैच्ड है मेरे साथ, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था 47 में, 54 में पैदा हुआ था, और मैंने देखा भी नहीं था, ना मैंने किताब पढ़ी, ना कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी देखी। तो मुझे अर्ली 70 में ख्वाब में आते थे इमेजेस, जैसे कि मैं वो देख रहा हूँ, यानी मेरे सामने हो रहा है, वो इमेजेस आते गए और मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी। तो कई महीने तक ये चलता रहा। फिर मैंने किसी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि कुदरत ये मनाज़र आपको दिखा रही है कि आप इसको कैनवस पे कन्वर्ट करो। फिर मैंने इस पे काफ़ी सोचा कि जब ये मुल्क बना था तो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी जानों की, लेकिन उनको किसी ने पूछा नहीं, उनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, बात नहीं किया। जो हमारे चंद लीडर्स थे उनके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया। तो मैंने फिर उस मौजू को कन्वर्ट कर दिया कि मैं इनको एक एहतराम में, इनकी इज्जत में मैं पेंट करूँगा कि लोग इनको याद रखें कि ये लोग थे जिनका इतना खून ज़मीन में बह गया। अनसंग हीरोज़ जी, अनसंग पीपल्स हिस्ट्री, बिकॉज जो हमें, जैसे आपने अभी दुरुस्त में ख्याल फरमा रहे हैं, आपके तारीख का फोकस होता है, मतलब ये करारदाद पेश हो गई, अकबर का दौर, औरंगजेब का दौर, तो आपने उन बेजुबान लोगों को एक तरह से नक्श किया है। अब अच्छा, ये मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि जब मैं मतलब ज़ाहिर आपके बारे में पढ़े हैं तो मतलब एक तो आप ज़ोरास्ट्रियन फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब पार्टीशन के दौर में वो वहाँ से कोई गुजरे हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना फैमिली मेमोरीज या एक एंसेस्ट्रल मेमोरी जिसको कहा जाता है, वो नहीं है। आप लोरालाई में थे, विच इज़ ऑब्वियसली मतलब जो भारत के साथ सरहद है उससे बहुत दूर। तो आप पर एक तरह से आप कह रहे हैं कि ये नाजिल हुई है एक तरह से पार्टीशन का जो एक फोकस है। मैं समझता हूँ कि सेलेक्ट हुआ था ये काम करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ काम करता तो इतना तो नहीं मैं फैला सकता है, सारी दुनिया में फैल गया है पार्टीशन का, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, लोगों ने यूज़ किया है अपने प्लेज में, म्यूज़िक में ऐड किया है, हर जगह ऐड किया, तो मैं वो तो नहीं कर सकता था। तो फिर
काम तो कुदरत ने मेरे से लिया, लेकिन उसको फैलाने में भी कुदरत ने मेरी बहुत मदद की। तो मतलब ना सिर्फ मतलब कुदरत ने आपको एक तरह से अपना कैनवस और पेंट ब्रश भी बना दिया। बिल्कुल, मुझे यही लगता है। नहीं तो मेरी कोई फैमिली नहीं इस वाक़े से गुजरे थी, ना मैं कोई इस वाक़े से गुजरा था, लेकिन इतना फीलिंग हो रही थी मुझे कि ये काम करूं, और मैंने कई साल लगा दिए थे ये काम करने में, और कई सीरीज़ बनाई है मैंने। शो से पहले जो हमारी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि शायद 70 की दिहाई में आपकी एक एग्जीबिशन हुई थी यही पार्टीशन की पेंटिंग्स में। नहीं, एक नेचुरल एग्जीबिशन थी जी। उसमें मैंने 2 पेंटिंग अपनी पार्टीशन की रखी थी। तो मैंने देखा कि जो लोग देख रहे थे उनके आंख में आंसू थे, तो मुझे फील हुआ कि इतना अफेक्टिव है ये, क्योंकि जो लोगों के नुकसान हुआ है जानी और माली और सब कुछ, तो वो जब ये पेंटिंग देखते तो उनको फील तो होता है बहुत। तो फिर मैंने और ज़्यादा हाईलाइट करते हुए मैंने कहा कि चलो मैं भी ये न्यू जनरेशन भी इन पेंटिंग्स को देखेगी तो उनके दिल में भी पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगी। सही सही। अच्छा, ये बताइए, जैसे गुलजी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बाकायदा आर्ट वर्क कमीशन होता था रियासतों की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से। गल्फ़ में उन्होंने बड़ा काम किया, पाकिस्तान में भी 2-3 हुक्मरानों के साथ। फिर वो फैसल मस्जिद, ये वो सारा एक उनका औरा बनता है। भुट्टो साहब के दौर से आपने बेसिकली काम शुरू किया 1976 से, और आज तक आप कर रहे हैं। ये जो हुक्मरान होते हैं इनमें आर्ट का डीएनए होता है या नहीं होता? नहीं, हुक्मरानों ने तो कई आर्टिस्टों को हायर किया है। इवन हमारे दोस्त थे सादिक कैन, हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट, उनको उन्होंने काफ़ी काम दिया था मंगला में, तरबेला में और म्यूज़ियम की छत में। इसी तरह गुलजी साहब को भी करते थे कमीशन पोर्ट्रेट वगैरह। मैंने ये चीज़ें अपने तौर पे बनाई। मुझे किसी हुकूमत ने, किसी ने कमीशन नहीं किया, मैंने अपने तौर पे ये चीज़ें बनाई क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं ये कंट्रीब्यूशन करूं। इसलिए ये कोई कमीशन वर्क नहीं था ये काम। पार्टीशन से लेके पीस तक का भी एक सफ़र है ना, एक तरह से। तो 2001 में शायद आपने एक मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसका हिस्सा बने थे, पीस मार्च आई थिंक शायद, जिसमें आप चलकर आपने जाना था वाघा बॉर्डर और फिर वहाँ से आपने भारत में दाखिल होना था। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मतलब उस वक्त क्या माहौल था, क्या हुआ, क्या आप पहुँच पाए? मुझे 2001 में जनवरी में मुझे इनर फीलिंग थी कि वॉर होगी इंडिया पाकिस्तान, हालांकि वो ऑन सरफेस कुछ भी नहीं था। तो मैंने किसी से कहा कि आई थिंक मैं पीस वॉक करूँगा। तो फिर मैंने मार्च या अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने एक यूनिफॉर्म दिखाया उनको कि मैं ये पहन के करूँगा, जिसमें ग्रीन कॉलर पे स्टार एंड क्रेसेंट था और दोनों मुल्क के फ्लैग्स थे, नीचे सिल्वर में पीस एम्बॉस था। ये मैंने पहन के वॉक करनी थी इस्लामाबाद से लेके न्यू दिल्ली तक। अब जब 9 सितंबर आया तो मेरे पास सारे मीडिया वाले आए, कहते आपने ख्वाब में अफ़गानिस्तान देखा होगा। मैंने कहा मैंने अफ़गानिस्तान नहीं देखा, 9/11 मैंने इंडिया देखा था। तो अक्टूबर में पहले ही स्टेटमेंट आई इंडिया की तरफ से वॉर लाइक, फिर पाकिस्तान की तरफ से। तो फिर उन्होंने कहा आपने सही देखा है। फिर तो मैंने नवंबर में चलना था, मुझे पता था कि नवंबर में ना एट इट्स हाइट होगा, वॉर नहीं हुई। लेकिन जब मैंने वॉक स्टार्ट की इस्लामाबाद से, वॉर फीवर इतनी हाई थी। बिल्कुल वॉर बिल्कुल वो जो लोकसभा में अटैक हुआ था, नहीं तैयार थे वॉक, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मेरे जो 2 फ्लैग्स थे ना, वो इंटरेस्ट बन गया सारी दुनिया के मीडिया का और लोगों का। तो वो आके मुझे पूछते थे सड़क में जंग तो नहीं होगी, तो मैं कहता था जंग नहीं होगी, और मैं चल रहा हूँ वाघा बॉर्डर की तरफ। अब जब मैं चल रहा हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ती गई, क्योंकि मेरे जो इंटरव्यूज़ थे वो इंटरनेशनली
हिंदी में ट्रांसलेट होके इंडिया की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ कई एनजीओज ने कहा कि हम भी ज्वाइन करेंगे, तो देवर अपसेट। जब मैं वाघा बॉर्डर पे पहुँचा तो इन्होंने हमारे एम्बेसडर्स काउंसल जनरल निकाल दिए थे मुल्क से, और हमने भी निकाल दिए थे। तो नेचुरली डिप्लोमेटिक टाइज तो थे नहीं। तो मैं बॉर्डर पे फिर एंड कर दिया मैंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने उस वक्त, और मैंने कहा मैं अब क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि हालात खराब हो गए। हालांकि वो मीडिया वाले तो कह रहे थे ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, उनको तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। नहीं तो मैंने, वो आपको कह रहे थे कि आप चले जाएं। नहीं, उन्होंने कहा था आप अंदर जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। तो मैंने उनको मुड़कर कहा कि आज तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाओगे मेरी अंदर जाने की, कल मुझे जब इंडिया बेइज्जत करके बाहर फेंकेगा तो फिर आप कहोगे ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मैंने फिर नहीं ये काम किया, मैंने वहीं एंड कर दी। एक प्रैग्मेटिक सवाल करना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने इजहार ख्याल कर दिया, मुख्तलिफ़ तबक़ात के जो सरकर्दा लोग हैं वो सरहद पे चले गए, उन्होंने वॉक कर दी, जुलूस भी निकाल लिया, सारी जो एक्टिविटीज़ पीस से मुताल्लिक़ हैं प्रोटेस्ट कर लिया, सब कर लिया। आपको लगता है कि पिछले 77 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा? कोई पॉलिसी मेकिंग पे भी उसका ज़र्रा बराबर असर पड़ता है जिन्हें फ़ैसले लेने? मैं समझता हूँ कि जब आप कोई चीज़ करते हो और वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है, या एक बहुत बड़े ऑडियंस को आपका मैसेज जाता है, तो मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि हम आर्मी तो है नहीं, हम कोई डिसीजन तो लेते नहीं हैं अबाउट वॉर या पीस या कुछ, लेकिन हम सारे मिलकर अपनी कुछ सोच, पॉजिटिव सोच को हम स्प्रेड करें तो बेहतर है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि और लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मैं उस वक्त वॉक कर रहा था तो और तो कोई नहीं कर रहा था, मेरी जब वॉक ख़त्म हो गई फिर तो सारे ही शुरू हो गए। वो जो थे वो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो भी पहुँच गए पाकिस्तान, उन्होंने भी वो किया, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी में किया, साथ गन वन ले गए, सिक्योरिटी पीछे थी। मैं जब चला था तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मैं चल रहा था, मेरे पीछे एक एम्बुलेंस चल रही थी जिस पे लिखा था पीस वॉक, और वो मुझे गार्ड कर रही थी कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं मार दे। सही। तो मैंने तो एक स्पिरिचुअली अच्छा 24 साल में आप देखें, मैं इनकी बातें सुन के सोच रहा हूँ, दुनिया यूँ हो गई है। मसलन उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था उस तरह से। अच्छा, उस ज़माने में ये था कि जैसे बॉलीवुड है या लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री है या आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, तो माहौल ऐसा था कि कुछ लोग अगर जंग के हक़ में हैं तो बहुत से उसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। आज जब मैं देखता हूँ दोनों मुल्कों में तो एक इस तरह से यूनिफॉर्मिटी महसूस होती है कि वो कह रहे हैं कि तुम, और दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं तुम। ये जो एक बाइफर्केशन हुई, मतलब स्टेट में तो समझ में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में समझ में आती है। अब जो है जो मीडिया भी समझ में आता है, ये जो आर्ट और कल्चर है इसको भी उन्होंने सक कर लिया है इस माहौल ने। तो मुझे तो हालात 24 साल पहले के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं अगर मैं सिर्फ आर्ट और उसकी कल्चर की भी बात करूँ। आजकल जो हालात है ना वो चेंज हो गया, उसके डायनामिक्स भी चेंज हो गया, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स के साथ सारी चीज़ें जोड़ दी है। यानी ये जो वॉर इंडिया करने चाहता है उसका भी कुछ पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है। ज़ाहिर अब प्योरली ऐसा नहीं है, वो हमें नेबरहुड से हटा तो सकते नहीं है। मैं हमेशा इंडियंस को कहता हूँ कि पाकिस्तान तो आपके नेबर में रहेगा, आपको पसंद हो या ना हो, आप जो मर्जी कर लोगे पाकिस्तान यहीं रहेगा। इसको उठा के कोई एंटार्क्टिका या यहाँ तो नहीं ले जाएंगे। तो इनको सोचना चाहिए कि जब नेबरहुड रहेगा तो फिर इनको पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत करके या हमें उनके साथ बातचीत करके कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए जिससे अमन आगे बढ़े।
और मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया को कि प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक फ्लरिशिंग पाकिस्तान, इनके भी फ़ायदे में है। तो मेरा मतलब है कि आजकल इस तरह की जंग नहीं होती कि कोई ज़मीन कब्ज़ा कर ले। वो क्या करेंगे? वो कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट डू इट। और करके अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक हो रहे हैं तो दूसरे मुल्क के हालात कैसे ठीक करेंगे? तो इसमें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा होता है और ये नहीं होता है कि हम कोई कैप्चर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। कभी आप इंडिया गए ज़िंदगी में? नहीं, बस मैं वो पैदल चल के जाने लगा था। हाँ। बस होता है ना, अच्छे वक्त भी तो थे ना इंडिया पाकिस्तान के, एज एन आर्टिस्ट आप गए। कदरन बेहतर वक्त हम कह सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये था कि हमारे लोग वहाँ जितने भी गए ना, मोस्टली उन्होंने फाइनेंशियली बहुत गेन किया। ठीक है ना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं वहाँ जाके कोई आर्ट को बेचूं या वहाँ से फाइनेंशियल गेन करूं, ऐसा कोई आइडिया नहीं था। और मुझे दिल में हमेशा था कि जब वो हमारी सही तौर पे इज्जत करेंगे ना और हमें अच्छा समझेंगे तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन वो वैसा वक्त नहीं आया। आपने बात की आर्ट बेचने की, तो मतलब पता नहीं, मुझे एक इम्प्रेशन है कि आपको आर्ट बेचने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपका आर्ट वैसे ही बिक जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने अभी बात की ना ये पीस मार्च के बारे में, कि यार मतलब अगर इसका निचोड़ ये है कि कुछ ना करने से बेहतर है कि बंदा कुछ पॉजिटिव करे, तो मेरा ख्याल है यही फलसफा है जो फिर आप सोशल वर्क की तरफ भी ले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद आप अपने आप को आर्टिस्ट कम सोशल वर्कर ज़्यादा समझते हैं। तो ये सिलसिला कहाँ कब से शुरू हुआ? आर्ट का सिलसिला तो चले 5 साल की उम्र से शुरू हुआ है, सोशल वर्क इसमें कहाँ से शामिल होती है? नहीं, सोशल वर्क शुरू से जब मैं बहुत यंग था तब भी मैं कुछ ना कुछ देता ही रहा। दूसरे जो मुझे कोई गरीब बच्चे नज़र आए, ये आए, तो मैं उनको शेयर करता रहा। तो ये फीलिंग तो मेरी थी, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसा मुल्क जिसमें आपकी डेली जो नेसेसिटी है वो ही नहीं पूरी हो रही लोगों से, तो वो आर्ट को क्या करेगा? तो मैंने कहा मैं आर्ट को ना लोगों की मदद में कन्वर्ट करूँगा। इसीलिए मैंने चैरिटी करता रहा हूँ, और चैरिटी भी मैं अपनी जेब से करता हूँ। यानी कि 90% जो भी मैं कमाता हूँ वो इतने सालों से मैं देता रहा हूँ, और वो जो 10% है उसमें से भी मैं देता रहा हूँ। क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, और मेरा किराया तो बहुत ही थोड़ा है, 2500 रुपये है। तो आप इमेजिन कर लो कि मेरा वैसे तो कोई खर्चा नहीं है, तो ये सारे पैसे मैं जिनको ज़रूरत होती ना उनको मैं दे देता हूँ। तो मैं हमेशा चाहता था, और मुझे इस्लाम बहुत अट्रैक्ट करता है इस तरीके से कि वो कहता है कि आपके पास ज़्यादा है तो दे दो, और आप कहीं खाने के लिए जा रहे हैं तो इर्द गिर्द देखो, जिसके पास नहीं है उसको खिलाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं ना, वहाँ गुर्बत तो बहुत है। आप अमीर से अमीर मुस्लिम कंट्री में चले जाओ, गुर्बत बहुत है। तो ये शर्मनाक बात है कि आपके रिलीजन ने कहा हुआ है कि आप उस तरह शेयर करो कि कोई गरीब इंसान ना हो, और जब गरीब इंसान है इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, मतलब कि यू हैव फेल्ड समवेयर ना। हाँ जी, वी हैव फेल्ड समवेयर। आपको एक मतलब इतना अच्छा रास्ता दिखा रहा है, आप फिर भी नहीं चल रहे हो, फिर भी नहीं पूरा कर रहे, तो इसका मतलब कोई मसला है। अच्छा, इंसान होते ही ऐसे क्या करें? चैरिटी की चूंकि बात हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे तो आप जवाब दे दें, कि 2 तरह की चैरिटी होती है। एक तो ये है कि कोई मुस्तहिक नज़र आया, मैंने उसे पैसे दे दिए। एक तबका ये कहता है कि यार चैरिटी तो ये होनी चाहिए कि आप उसे मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दें। तो आपका जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप किस तरह करते हैं? मेरा चैरिटी क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में होता है ना, और इनके जो मसले होते हैं, जैसे एजुकेशन में होते हैं, फीस वगैरह, इनके रहने का, इनके खाने पीने का, ये वो वगैरह, वो मैं मोस्टली लुक आफ्टर करता हूँ। अच्छा। और आप सही कहते हो कि लोग पैसे दे के फिर सोचते हैं कि ये सही करेगा या नहीं करेगा, तो मैं वो जज नहीं करता किसी को भी। मैं कहता हूँ जितने मर्जी दे दो, आप दे दो, या आप ना दो,
और फिर सोचते रहो कि मैं इसको दूं या ना दूं। तो मेरा चैरिटी इस तरह की नहीं है। मुझे जहाँ लगेगा ना कि ये डिज़र्व करते हैं तो इनको दे दो, और फिर भी पता करो कि वो क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऐसा मेरी सोच नहीं है और मैं ऐसा करता नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। NGOs बहुत है दुनिया में, बेशुमार NGOs है। आप कभी NGO की लिविंग स्टाइल देखोगे और जो इन लोगों को मदद करना है उनकी स्टाइल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने कितनी तरक्की की है और वो लोगों ने कितनी तरक्की की है। आप सिर्फ जाके सपोज पॉपुलेशन प्लानिंग वाले हैं, उनकी आप ज़रा देखो लाइफस्टाइल, और जाके जहाँ इन्होंने करना है उसका लाइफस्टाइल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ तवज्जो ही नहीं देते, क्योंकि वो तो कॉन्फ्रेंस करते हैं स्विट्ज़रलैंड में और जर्मनी में और लंदन में और इधर। तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे तो हमारे रूरल एरिया में पैदा होते हैं, विलेज में, आप वहाँ क्यों नहीं जाके करते? में कहाँ बैठे हुए? नहीं, कॉन्फ्रेंसेस वहाँ करें ना। वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं 5 स्टार होटल में, तो फिर कैसे पॉपुलेशन प्लानिंग कंट्रोल में कैसे आएगी? अच्छा, आपके जहन में कभी आया कि जो भी आप पैसे कमाते हैं पेंटिंग से, कोई इदारा कायम करते हैं हेल्थ का, एजुकेशन का या किसी और हुनर का? अब तो AI का ज़माना है, कोई ट्रेनिंग, वो इस तरह की जो शक्लें हैं जिससे वही वो कांटे वाली बात जो है वो कभी जहन में आया आपके? नहीं, मैं अपने नाम से कुछ भी नहीं करना चाहता। नहीं, किसी के नाम से अपने नहीं, मैं करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आप जितनी मदद कर सकते हो आप करो और दूसरे लोगों को हेल्प करो कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर दे, वो बेहतर है देन मैं पैसे लगा के कुछ बिल्डिंग तैयार कर दूं जिमी इंजीनियर और वो मुझे ज़रूरत नहीं। ऑफर तो आपको बड़े आए होंगे? हाँ जी, ऑफर तो बड़े आए। मुझे बहुत आए हैं। मुझे एम्बुलेंस, ये ईदी साहब से भी दोस्ती थी मेरी बहुत। इतने बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि हम सोच नहीं सकते। फिर अदीबुल हसन रिजवी साहब जो है, इतना बड़ा नाम। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास रूथ फाओ, मैंने ये सबके साथ इंटरेक्ट किया, सबके साथ दोस्ती मेरी थी। बाकी जितने भी इदारे थे माजूर बच्चों के, सबके साथ मेरी दोस्ती थी। सब बच्चों को मैं एंटरटेन करता था, ले जाता था, लेकिन मैं अपने नाम से नहीं करने चाहता था, मैं अपना इदारा नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो खाली हाथ जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें का क्या होगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो बिल्कुल है। अच्छा, बहुत लोग हैं जो जाहिर है कि आपसे मुतासिर हैं। कोई ऐसा शख्स या शख्सियत जिससे आप मुतासिर हो? कि मैं बहुत, जैसे मैंने अभी नाम लिया, मदर टेरेसा से मेरी मुलाकात रही है। आपकी रही है मुलाकात मदर टेरेसा से? मुलाकात रही है। मैंने उनको प्रिंट भी डोनेट किया है। वाह। मैंने फिर अब्दुल सत्तारी दी से हम बहुत इंस्पायर्ड है। हमें अच्छा लगता था कि हमारे मुल्क में, क्योंकि जब लोग बदनाम करते थे, मैं जब बाहर के मुल्क में जाता था तो मैं उनको एक सवाल पूछता। मैं कहा था आपके पास अदीबुल हसन रिजवी है और अब्दुल सत्तारी दी है? वो कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा फिर हमारे मुल्क को बुरा क्यों कहते हैं? जब आपके पास ये दो जैसे शख्स नहीं है तो फिर इसका मतलब हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। मैं यही क्वेश्चन इनको करता था जाके। पता है, एक जहन में हमारे सवाल आता है और अक्सर तो मेरी इस पर डिस्कशन हुई है ऑफ एयर बेशक, कि जैसे आपने जिक्र किया अब्दुल सत्तारी दी साहब, चले वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर अदीब साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, लेकिन फिर हमें एक थोड़ी सी फिक्र भी होती है कि क्या हमारी धरती अभी भी इस तरह के फूल उगा सकती है? मेरा मतलब है कि लोग वक्तन आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। फॉरएवर तो कोई भी नहीं रहता। नहीं, आई नो। तो अब जैसे ईदी साहब का बेटा कर रहा है, वो अपना काम निभा रहा है, तो अदीब साहब ने भी एक सेटअप किया हुआ है, इन्होंने सब लोग तैयार किए हैं और अभी भी वो ट्रैवल ही कर रहे थे, तो वो काफ़ी फिट है अभी, तो ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वक्तन लोग आते हैं, अच्छे काम करके चले जाते हैं, फॉरएवर कोई भी नहीं रहता। लेकिन उनका और वो पीछे के दाना छोड़ के चले जाते, ईदी फाउंडेशन छोड़ दी है, SIUT छोड़ दी है, ये है। अच्छा, मुझे हालांकि फ़ख्र की बात है जिस तरह की हमारे स्टेट चल रही है,
लेकिन मेरे लिए ये कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि हम इस पे फ़ख्र करें कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, वॉलंटियर एम्बुलेंस, या SIUT जैसा नहीं है। ये बाकी जगह शायद इसलिए नहीं होंगे, मसलन मगरिब में क्यों नहीं है, या बाकी जो थोड़े से मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें ये लोग इसलिए शायद नहीं है कि रियासत ने ये ज़िम्मेदारियाँ संभाली हुई, और ये बुनियादी रियासतें हैं जो हर शहरी का हक़ है, सेहत है, तालीम है। तो जहाँ रियासत हाथ उठा ले और वो कहे कि अच्छा ठीक है ये लोग तो कर ही रहे, और उनको फिर जाके मार्केट करे कि हमारे पास ये हैं वो हैं, तो मुझे ये उससे लगता है कि जैसे रियासत में मज़ीद पीछे हो गई है, आराम से हो गई, बजाय इसके कि वो कहे कि यार ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए एट पार उस लेवल पे। तो उस तरह का जोश व खरोश जो है वो मैं नहीं देखता, तो मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती कि क्या सारा बोझ इन्हीं लोगों पे है। ये तो रियासत के लेवल के काम है ना। अच्छा ये नहीं है तो इनके बाद कैसे होगा ये काम, अगर वो बंदा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ये सारे सवालात मेरे जहन में आते हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती इन चीज़ों से। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ये लोग थे तो खुशी तो होनी चाहिए, और जो आपको नहीं खुशी है इसका मतलब है कि अभी वो लोग विजिबल नहीं हुए जो इनकी जगह ले गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि आप कभी, मैं जब वॉक कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ स्टेट के करने का काम लोग ही क्यों इंतज़ार करें हम कि लोग विजिबल होंगे तो ये काम होगा। तो आप ये सोचो पहले कि हमारी जो हुकूमत है उनको किस किस मसले का फेस करना पड़ता है। एक तो फाइनेंशियली ये साउंड होते नहीं है, ठीक है, फिर ये फाइनेंसेस पूरे करने में और वो डिफ़ॉल्ट होने में उनको ये फ़िक्र होती है। तो ये सारे मसलों में वो कैसे करेंगे ये सारे काम। लेकिन मैंने देखा है कई हुकूमतों ने हॉस्पिटल्स बनाई है, कई हुकूमतों ने स्कूल्स बनाए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमेशा वो प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। हर मुल्क में है प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप से ही आगे बढ़ते हैं। हम इसमें अगर मिसाल दें तो देखें, यकीनन अगर डॉक्टर अदीब साहब नहीं होते तो SIUT नहीं होती। हाँ, ठीक है, इसमें कोई शायद हो सकता है किसी और रूप में आती है, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वहां पर भी तो बिलखसूस सिंध हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ठीक है, SIUT अगर बिल्कुल हुकूमत ने हाथ उठा लिए होते, SIUT फिर भी होती, लेकिन इस पैमाने पे नहीं होती जितनी वो आज है या इंशाल्लाह कल होगी। फिर और ऐसे भी बदकिस्मत मुल्क हैं, वो सतह अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर रियासत के पास या तो कैपेसिटी नहीं है या तो विल नहीं है, और ना ही वहां कोई अब्दुल सत्तार नहीं है। ये भी हमने देखा है। आई नो, मतलब शायद आपके सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत इसमें एक सेंस ऑफ, हाँ, हर मिसाल ज़ाहिर है मुख्तलिफ होती है। मैं दोबारा आपको आर्ट की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। आप आर्ट गैलरीज का जो है कल्चर, उस पर यकीन रखते हैं? नहीं, आर्ट गैलरी बहुत ज़रूरत है आर्टिस्टों के लिए। हमारे जो 99% है वो आर्ट गैलरी को यूज़ करते हैं और उनका काम वहाँ से बिकता है या प्रमोट होता है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उस तरह का कि मैं आर्ट गैलरी रखूँ और बेचूँ। मैं आर्ट गैलरी में सपोज रखता हूँ तो इस वजह से रखता हूँ कि लोग आके देख लें आर्ट, एंड दैट्स इट। वो बेचने के लिए नहीं करता। तो मेरा पर्पस नहीं है कि आर्ट गैलरियों को मैं यूज़ करूं, लेकिन ज़रूरी है आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि आर्टिस्टों की ज़रूरत होती है कि उनको कुछ सरपरस्ती करें, प्रमोट करें। हमारे कितने आर्टिस्ट निगलेक्टेड होते हैं, उनके वो एंड्स ही नहीं मीट कर सकते हैं, तो वो पेंट कैसे करेंगे। और फिर जो टैलेंट की बात है, हर शख्स का एक लेवल ऑफ टैलेंट होता है, तो जिसका टैलेंट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो वो नेचुरली स्ट्रगल तो करेगा ना, तो फिर स्ट्रगल उनकी होती है। लेकिन आर्ट गैलरी बहुत ज़रूरत है, म्यूज़ियम ज़रूरत है, सब कुछ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल जो लोग होते हैं आर्टिस्ट वगैरह, उनके लिए बहुत ज़रूरत है कि ये आर्ट गैलरी। पढ़ाया भी आपने? हाँ, पढ़ाया कहीं? नहीं, मैंने एक ज़माने में मैं आया था जब नया, तो रंगून वाला सेंटर पे जो ओनर थे उसके वो हयात थे,
और वहाँ हमारे एक बेली रस्तम जी होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो होती है ना हाउस वाइफ, इनको शौक है आर्ट का, आप ज़रा उनको आके सिखाओ। तो मैंने सिखाने की कोशिश की उन औरतों को, सारों को। तो सारे मुझे कहते थे कि ज़रा हमारा थोड़ा काम कर दो ना। तो इधर से उठ गया तो दूसरे ने कहा मेरा और काम कर दो। तो सारों का काम तो मैं ही कर रहा था। तो फिर मैंने ओनर से कहा कि ये काफ़ी है, इनफ हो गया, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि सारों की पेंटिंग कंप्लीट करूं। हाँ, वरना आखिर में तो ये हो जाता कि वो कहते कि बीबी साइन नहीं करते। नहीं, मुझे सादा कागज दे दो, साइन करके मैं उस पर कुछ बना देता हूं। नहीं, वो ठीक था, वो भी एक एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपने गैलरीज की बात की ना, उससे एक चीज में ज़हन में आई कि देखो एक तो ये होता है ना कि यार नहीं ये तो कमर्शियलाइज है वगैरह। अच्छा, पता नहीं हम कमर्शियल को एक गाली की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये क्या है? हाँ, ये क्यों है? हाँ नहीं, क्योंकि देखिए आखिरकार आप माल बेचोगे तो फिर ही आप आगे बढ़ोगे ना। तो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन फिर गैलरीज में अच्छी बात है, ऐसे तो होता है, गैलरी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गैलरी ओनर भी कमाते हैं, आर्टिस्ट भी कमाते हैं। नहीं आई मीन हम भी ये शो मुफ्त के लिए तो नहीं करते ना सर, कोई तो आई मीन हम बाकियों को क्यों ये कहे। तो एक दफा मुझे याद है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, तो उनकी वालदा जो थी ना, उनकी भी एक गैलरी थी। तो एक मैं अक्सर वहाँ पे घूम रहा होता था। तो अच्छा, कुछ तो लोग थे जो बिल्कुल मतलब आर्ट को अप्रिशिएट करते थे ना, कि क्या स्ट्रोक है, क्या ब्रशमैनशिप है, यू नो। और एक आया था, वो एक चीज देख रहा है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, फिर वो कहता है ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसी रंग का काउच खरीदा है। तो ये वाली कॉम भी आपको मिलेगी वहां पे। आपने मुझे जब पार्टीशन का पूछा था तब आपने जावेदनामा की भी बात की थी। जी, जावेदनामा जी। तो मैं उस पर थोड़ी सी प्लीज सेट करने चाहता हूँ लाइट आपको जावेदनामा। तो मुझे एक दिन डॉक्टर जावेद इकबाल ने 1980 में अपने घर बुलवाया। और मुझे जो ले गई ना खातून, वो खुद भी बड़ी फेमस थी, बेप्सी से दुआ, फेमस राइटर थी। वो मुझे ले गई थी क्योंकि उन्होंने उनको कहा था कि जिमी को आप हमारे पास ले आओ। तो मैं जब डॉक्टर जावेद इकबाल से मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि आप ख्वाबों से पार्टीशन पेंट करते हो, तो आप मेरे वालिद का ख्वाब पेंट कर दो, जावेदनामा। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा जावेदनामा पेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई आर्टिस्ट इसको कर नहीं सका, यानी जो करने चाहे, और वो तो ज़्यादा बात थी लेकिन किया नहीं किसी ने। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो फिर मैंने 1 साल उनके घर ठहर करना, मैंने वो 10 फुट बाय 15 फुट पूरा जावेदनामा पेंट करके इलामा इकबाल की ख्वाहिश पूरी कर दी, मच आफ्टर हिज डेथ। लेकिन फिर मुझे उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि इलामा इकबाल ने कहा था कि जो शख्स ये पेंट करेगा जावेदनामा, इसका दुनिया में बड़ा नाम होगा, लेकिन वो एक आर्टिस्ट होगा तो वो पेंट नहीं कर सकेगा। इलामा इकबाल ने कहा था कि जब तक उस आर्टिस्ट में इल्म इलाही नहीं होगी वो ये पेंट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने पेंट कर ली ना, तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे वालिद की ख्वाहिश सो मेनी ईयर्स आफ्टर दैट पूरी कर दी। मतलब कि अच्छा, तो पाकिस्तान की ख्वाब देखी, उनके ख्वाब को इन्होंने अच्छा, ये बताइए, ये जो एक रूहानी अब गुफ्तगू हो रही है, अगले 1 साल के बारे में क्या देख रहे हैं आप? हमारे मुल्क के बारे में? हाँ, इस खित्ते के बारे में, मुल्क के नहीं, बारे में। मैं तो अब श्योर हूँ कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला है कि वो यहाँ से एक हाईएस्ट लेवल तक जा सकती है। क्योंकि 8-10 दिन पहले सारी दुनिया हमें बुरा भला सोच रही थी। ये 4 दिन की जंग के बाद सारी दुनिया कहती नहीं, पाकिस्तान तो नंबर 1, पाकिस्तान तो ऐसे है, तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी खुशाइम बात है। और क्योंकि मैं खुद भी सूफ़ी बरकत अली का, फैसलाबाद के जो थे, उसका करीबी शागिर्द था, और 79 में मुझे उन्होंने खुद अपनी गद्दी पे बिठाया था। और फिर लोग वहाँ थे, उनको नेशनल एंथम कहा था पढ़ो, और फिर उन्होंने कहा था काम हो गया। तो मैं उस वक्त से अब तक ना, मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि इन्होंने भी पेश गोई की थी कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान में कई मुल्कों के डिसीजन लिए जाएंगे। उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कही थी, उनके आप वीडियो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा।
तो मैं समझता हूँ कि ये मौका जो मिले ना पाकिस्तान को, ये ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले, हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ, तो पहले की तरह ये नहीं होना चाहिए कि वी डोंट मिस अ चांस टू मिस अ चांस। हाँ, ये हमेशा एक ये होता है। खतरा बहुत रहता है। शुक्रिया कि आपसे हर तरह की गुफ्तगू हुई, आर्ट पे, समाज पे, रूहानियात पे, सियासत पे। अभी एक प्रोग्राम और करना बनता है जिस तरह की आपकी ज़िंदगी है, लेकिन फ़िलहाल यहीं अब आपको बाकी जो ओकेजन्स हैं उनके लिए हम बचा के रखते हैं, इसको यूँ समझ लें। थैंक यू सो मच कि आपने हमें जो है ये इज़्ज़त बख्शी। शुक्रिया। तो जिमी इंजीनियर साहब को आपने सुना, अब को जो भी राय हो उससे हमें ज़रूर मुत्तला कीजिएगा। फ़िलहाल यहीं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।